नाज़रीन आदाब, मैं शेर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी ऐप पे लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज की सोशल मीडिया की जो फैक्ट न्यूज़ है उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि घोष पैनल की रिपोर्ट पर तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस बीआरएस के बीच टकराव। बीआरएस बोली मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है ये बिल। उसके बाद फिर जो दूसरी खबर है वो ये कि पहाड़ों पर आसमानी कहर, जम्मू में अब तक 54 मौतें, उत्तराखंड हिमाचल में भी कई घर जमींदोज, तबाही देख लोगों की हुई आंखें नम। वहीं जो आज की तीसरी खबर हुई है कि सीएम फेज पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा शादी नहीं हुई, सौगात की बात चल रही है। वहीं आज की जो आखिरी खबर वो ये कि हेमंत को टिकट देने को लेकर के मदनी ने फोड़ा बम लेटर, का असम के सीएम के लिए हमने दिया था कांग्रेस को एक नोटिस। इन सब बातों पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद हमारे। शाहिद आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज तेलंगाना असेंबली का मानसून सत्र की आज शुरुआत है और जिस तरह हमने देखा कि सुबह से लेकर के अभी तक बीआरएस प्रोटेस्ट कर रही है और उसका ये कहना है कि आप यूरिया क्यों नहीं ला के दे रहे हो। वहीं जो दूसरी खबर है, जो उनका दूसरा टॉपिक वो ये है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट को लेकर के उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए और जिस तरह से यूरिया नहीं आ रहा है और जो तेलंगाना में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, बीआरएस से मुख्य विपक्षी पार्टी अलग अलग मुद्दों को उठाती तो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आप मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ ये जो परियोजना वाला रिपोर्ट है ये लेकर के आए। अगर हम बेसिकली बीआरएस की बात करें तो यहाँ पे जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले बीआरएस ने इन सब चीज़ों की तो डिमांड की है, लेकिन वही अगर हम देखें तो सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार खाद यूरिया को लेकर किसान परेशान है। लेकिन जिस तरह से इस बार यहाँ पे विधानसभा सत्र बुलाने की कोशिश की गई है तो बीआरएस की अगर हम बात करें तो बीआरएस चाहे विधानसभा के अंदर बात कर सकता है, अगर उसके अंदर बात रखी जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर विधानसभा में ओपन होता ही इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए, राज्य की बात करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सत्र शुरू होने से पहले बीआरएस ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है तो इससे साफ ये जनता समझ सकती है कि आखिरकार मुद्दे से कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीआरएस ने खुद कहा है कि उपराष्ट्रपति के जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीआरएस ने दावा किया कि हम उसी को समर्थन देंगे जो पार्टी किसान को लेकर, किसान के हित में काम करेगी, जो खाद यूरिया की जो परेशानी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम पूरी तरह से बीआरएस के जो बयान है या फिर बीआरएस के इस बीच कुछ ऐसे उनके जो रोड मैप है, कदम में, अगर उससे हम अगर तुलना करें तो साफ तौर पर नज़र आता है कि बीआरएस इस टाइम खुद अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि कैसे एक पद से के कविता को वहाँ से अध्यक्ष से हटाया जाता है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर खुद दो खैमा बढ़ चुका है। तो क्या बीआरएस उन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए सत्र से पहले ऐसे प्रोटेस्ट करके ये दिखाना चाहती है कि हम बिहार में काफ़ी, माफ़ कीजिएगा, हम तेलंगाना में काफ़ी एक्टिव हैं, या दूसरी तरफ अगर सच में उसको किसानों को लेकर, किसानों के हित की बात करनी है, किसानों की जो खाद को लेकर परेशानी है उस पर बात करनी है, तो अगर इस बार विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो क्या आप पहले संसद के अंदर इस बात को नहीं चर्चा कर सकते? अगर विधानसभा के अंदर अगर बात नहीं मानी जाती है या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आप शायद बाहर आकर सड़क पर उतर सकते हैं। लेकिन विधानसभा सत्र के तो अभी शुरू हुई नहीं, उसके अंदर डिबेट करने की बजाय, उसके अंदर बहस करने की बजाय पहले ही आप सड़क पर उतर चुके हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से केटीआर का एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि कम से कम विधानसभा को 15 दिन के लिए बुलाया जाना चाहिए और इसमें जितने भी मुद्दे हैं उन सब को लेकर के बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस वक्त बीआरएस जो कह रही है वो है कि यूरिया को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का अपने बयान सामने आ रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से चीज़ें फराहम नहीं की जा रही हैं उसको लेकर के भी दोनों पार्टियों में आपस में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से संसद का जो क्या बोलते हैं, विधानसभा का जो सेशन चालू हुआ है उसमें अब आगे देखिए क्या होता है और ये कितने दिन तक चलता है, ये भी एक अहम मुद्दा है। क्योंकि आज जिस तरह से चीज़ें चल रही तो लग रहा है कि ये सिर्फ बहस की भेंट चढ़ने वाला है, इसमें उस तरह से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आज की दूसरी खबर हुई है कि पहाड़ी राज्यों पर बारिश जो है कहर बनकर हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, जो वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है उसके चलते घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग लापता हैं। इस आसमानी आफत ने कई लोगों के आशियाने उजाड़ दी और उन्हें बेघर कर दिया है। किसी का बेटा छीन लिया तो किसी के बच्चे छीन लिए तो किसी के माँ छीन ली। जम्मू कश्मीर में अब तक बारिश भूस्खलन से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में शुक्रवार को ही 6 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही
हिमाचल के चंबा में 10 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। रामबन ज़िले के राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अचानक आई बाढ़ में कई मकान जो हैं वो अपनी क्या बोलते हैं ज़मींदोज़ हो गए। और वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा कि रायसी में जो अभी भूस्खलन हुआ है उसको लेकर के भी रिपोर्ट सामने आ रही कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जान जाने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ मिल कर के काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे वहाँ पे आने जाने वालों के लिए काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो पूरे देश में हर राज्य, हम चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या फिर और भी राज्य है, तमाम तरह की वहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसको देखकर आप झकझोर देंगे, क्योंकि लगातार बारिश के साथ साथ बादल फटने की भी कई जगह घटनाएं सामने आई है। कई लोग इसमें भी अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो कहा जा रहा है, अधिकारियों का ये कहना है कि दिल्ली में अगस्त के महीने में जिस तरह से बारिश हुई है पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। हमने दिल्ली में देखा कि जो पुरानी दिल्ली है उसमें कुछ दीवार ढहने की खबर सामने आई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अगर पूरे हम देश में बारिश की बात करें, मानसून सत्र की बात करें, तो इसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली दिल्ली पर नज़र डालें तो ये वही दिल्ली है पिछले बारिश में जब वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो दिल्ली में अगर पानी लग जाए तो कैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। लेकिन इस वक्त दिल्ली में भाजपा की सरकार है और वहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही कि कैसे वहाँ पे बस, स्कूटी, यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं। बच्चों को स्कूल जाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी जो सड़क है वो पानी में तब्दील हो गई है, मानो कि वहाँ से नहर बह रहा हो, कोई झील हो। तो इन सब मुद्दों पे बात करने की बजाय अगर हम देखें जो कांग्रेस शासित प्रदेश राज्य है वहाँ पे तमाम तरह की बातें की जा रही है। तेलंगाना में खुद देखा गया कैसे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति कैसे हुई। यहाँ पे जो शहर से गांव तक जोड़ने वाली सड़कें हैं वहाँ वो सड़कें टूट गई। उसके बाद से रेवंत रेड्डी ने यहाँ पे दौरा किया, खुद अपने जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके साथ उन्होंने दौरा किया। लेकिन बेसिकली अगर हम पूरे मानसून सत्र की बात करें तो कोई पहली बार नहीं है कि देश में कोई ऐसा मानसून सत्र आया हो, बारिश जैसी स्थिति बनी हो। हर साल आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारी हो, कोई नेता हो या फिर कोई मंत्री हो, जब उनको पता होता है कि ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव है, अगर बारिश का मौसम हो या मानसून सत्र शुरू हो तो इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है, तो वक्त रहते पहले उसके लिए सुधार का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है। जब घटना घट जाती है उसके बाद वहाँ पे मंत्रियों का दौड़ शुरू होता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर और तमाम राज्यों की बात करें, देखा गया कि जब वहाँ पे जो विधायक जा रहे हैं वहाँ का निरीक्षण करने के लिए, खुद वहाँ पे वो बह जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो आसपास के जो बॉडीगार्ड हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आप सोचिए जब एक मंत्री, एक विधायक वहाँ पे सेफ नहीं है तो आम जनता वहाँ पे कैसे सेफ होगी। दिल्ली की तस्वीर ऐसी सी सामने आ रही है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे वहाँ पे लोग मजबूर है, घर में पानी घुस गई है और फिर कहीं अगर आना जाना हो, ऑफिस में जाने के लिए काफ़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब एक वक्त आम आदमी पार्टी सरकार थी तो वहाँ पे तो तमाम सवाल खड़े किए जाते थे कि वहाँ की सरकार काम नहीं करा रही है। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, तो फिर अब क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो सड़कें कम और झील ज़्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस साहब ने बोला है कि बारिश का पानी जो भर रहा है, अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने वहाँ पे गड्ढे भरो आंदोलन शुरू किया था, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि प्रवेश वर्मा की गाड़ी आगे जा रही थी, उसके पीछे एक ऐसी गाड़ी जा रही थी जिसमें वो मटेरियल था जिससे गड्ढे भरे जा रहे थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई गड्ढे भरने के चक्कर में उन्होंने जो मेन नाले थे वो भी भर दी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो वही आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि आपने 6 महीने में दिल्ली को जो है बिल्कुल ख़राब कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को बचाया जा रहा है। कई लोगों की लाशें भी निकाली गई हैं जो दबी हुई थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ शायद ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, सीएम भी अपनी नज़र बनाए हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ें, जिस तरह आपने बोला कि जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाना, मतलब जो गवर्नमेंट वो ध्यान देती है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब होने वाली होती हैं, जिस तरह से अभी आपने बोला कामारेड्डी में जो है बाढ़ आई हुई है, मेदक में जो है बाढ़ आई हुई है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, उत्तम कुमार रेड्डी ने, और यहाँ के जो पीसीसी चीफ हैं उन्होंने जो है दौरा किया वहाँ के हेलीकॉप्टर से। वहीं हमने ये भी देखा कि बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर वो भी पहुँचे थे,
और हरीश राव भी पहुंचे थे, पंडित संजय कुमार भी वहां पहुंचे हुए थे। सारे लोगों ने वहां का दौरा किया और वहां के लोगों को वहां के लोगों के लिए जितना भी हो सके अपनी तरफ से किया गया। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उसके बाद उस पर डिस्कशन किया जाता है कि ये चीज़ें इस तरह ख़राब हो गई। लेकिन जब चीज़ें मतलब आपको जो एरियाज़ पता है कि यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे भूस्खलन होता है, तो वहाँ के लिए पहले से आपको मतलब अपनी तरह से तैयार रहना चाहिए। और जो लोग भी वहाँ पे सफ़र करने वाले हैं, जिस तरह अभी हमने देखा वैष्णो देवी में काफ़ी लोगों की मौत हो गई जो उस रास्ते से जा रहे थे, तो उसको कुछ दिन पहले से ही बंद कर देना चाहिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो ये उनकी गलती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पूरी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन इसी बीच अगर हम चलते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के हर रोज़ अलग अलग बयानात दिए जा रहे हैं। कभी कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देता है, उसके बाद उसका फ़ोटो वायरल होता है कि वो बीजेपी का टोपी और बीजेपी का झंडा लेकर के खड़ा हुआ है। काफ़ी पुराना फ़ोटो था वो। उसके बाद फिर कल हमने देखा किस तरह से बिहार में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक युद्ध हुआ, जो कि लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और मामला शांत हुआ। लेकिन अभी ये खबर और आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने एक अजीब बयान दिया है। बिहार सीएम फेस के सवाल पर कहा है कि अभी शादी की बात नहीं चल रही है और लोग सौहार्द किसके साथ मनाई जाएगी। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें मतलब बिल्कुल ही निचले स्तर पे जाने वाले इस तरह के बयान होते हैं। लेकिन अगर आप कल हमने देखा काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए अपशब्द बोले गए थे, उनकी मां के लिए अपशब्द बोले गए थे, तो उस दौरान जितने भी पॉलिटिशियन थे जो अपोजिशन के थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप उसको जवाब देने के बजाय अपनी शालीनता बरकरार रखें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अहम है। लेकिन जिस तरह का बयान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोहिणी की तरफ से दिया गया है, वहीं आज की एक और ख़बर ये भी है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन के काफ़ी लोग जा रहे हैं। हमने देखा रेवंत रेड्डी वहाँ गए थे, MK स्टालिन गए थे। आज जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहाँ पे पहुँचे हुए। लेकिन शायद सबसे अहम बात ये है कि रोहिणी आचार्य का जो ये बयान सामने आया है वो काफ़ी बेतुका बयान लग रहा है, क्योंकि इस तरह की बयान राजनीतिक स्तर से भी आपको कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आते हैं। अगर एक पार्टी का कोई लीडर करता है तो उसे करने दीजिए, बट आप अपनी ज़बान इस तरह के बयान से गंदी मत कीजिए। अगर हम ज़बान की बात करें तो लगातार हर पार्टी की जो ज़बान है वो बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बार बार सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। क्या वहाँ पे अभी जिस तरह से SIR का मुद्दा है या फिर वोट चोरी के जो मुद्दे हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने कई ऐसे इलेक्शन देखे, कई ऐसे स्टेट में इलेक्शन देखे कि वहाँ पे बीजेपी ने बगैर किसी CM फेस को लेकर चुनाव लड़ा और वहाँ पे ऐसे मुद्दे ज़्यादा तमाम तौर पर उठाए नहीं गए। बिहार की अगर बेसिकली बात की जाए तो बिहार में सत्ता पक्ष यानी इंडिया के साथ बीजेपी और जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, यही लोग बेसिकली सवाल कर रहे हैं कि आखिर का दूल्हा है कहाँ। हमने दिल्ली का इलेक्शन देखा, हरियाणा का इलेक्शन देखा, या और भी कई सारे राज्य है कि जहाँ पे बीजेपी बगैर किसी CM फेस का इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन जीती भी और बाद में ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया गया कि दूर दूर तक उसका कोई चर्चा नहीं था। अगर हम बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो खुद तेजस्वी यादव ने BBC को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया था। बाकायदा ये इंटरव्यू बाकायदा सबने देखा था। लेकिन अभी दो जगह जब CM फेस को लेकर सवाल किया गया, एक जगह जब राहुल गांधी सवाल किया गया, दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी के पार्टी के नेताओं से सवाल किया गया, तो अमूमन तौर पे उन्होंने ऐसे गोलबंदी की कि CM फेस को लेकर अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस दिया जाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इससे किनारा किया, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि अभी तक विपक्ष में CM का फेस कौन होगा ये क्लियर नहीं हो पाया। कुछ सूत्रों से ये पता चला था कि शायद इस बार अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री राजद का हो सकता है और दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, शायद कोई कांग्रेस का हो या फिर और जो वामपंथी दल हैं जो गठबंधन है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिरकार अभी से ही ये खबर लाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि बिहार में CM फेस का चेहरा कौन होगा। अगर हम कल की बात करें तो बिहार के चंपारण में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने एक अपनी जो सभा है उसको संबोधित किया और उसमें उन्होंने हिंट्स दिया कि अक्टूबर महीने में चुनाव का बिल्कुल
फूका जा सकता है। यानी साफ तौर पे क्योंकि इनकी लगातार बैठक हो रही है और वो राज्यसभा सांसद है, तो शायद अंदर से कुछ हिंट्स मिली हो जिसके जरिए उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने से चुनावी बिगुल फूका जा सकता है। लेकिन बिहार में अगर हम बेसिकली बात करें तो और भी कई सारे टॉपिक हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन लगातार जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि कांग्रेस आरजेडी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस का ये कहना है कि जो बीजेपी है और नीतीश कुमार है वो लोगों को मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम राहुल गांधी की यात्रा की बात करें तो लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम जिस पे आरोप लगा रहे हैं अगर सच में वो आरोपी नहीं है, अगर वो झूठा नहीं है तो वो हमें पलटवार करें, जवाब दें। यानी साफ तौर पे वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सच में हम जिन पे आरोप लगा रहे हैं और वो आरोपी हैं तभी तो वो मुझ पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर हम बेसिकली आज बात करें तो आज खुद अखिलेश यादव बिहार के छपरा पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की और आज जो उनकी यात्रा निकलने वाली है वो इस यात्रा में भी शामिल होंगे। हमने देखा कि एम.के. स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इसको लेकर भी बिहार की अगर बात की जाए तो उसमें सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कई तरह के सवाल खड़ा किए कि जब बिहार में यात्रा है तो दूसरे राज्य के लोगों को बुलाकर यहाँ पे क्यों चुनावी रैली कराई जा रही है। लेकिन एक और अहम सवाल ये है क्योंकि देखा गया बीच में AIMIM की बात की गई कि उसको पार्टी अपने में जो इंडिया अलायंस है उसको शामिल किया जाए। खुद कुछ जगह रैलियों पे देखा गया कि MIM के जो पोस्टर है उसके कार्यकर्ता लेकर सामने हुए। कल जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें जब पवन खेड़ा से सवाल किया गया कि आखिरकार जिसकी हैसियत बिहार में 0.1% है उसको आप अपने मन साझा कर रहे हैं, यानी साफ तौर पे उनका VIP पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पे था, क्योंकि बिहार में उनकी वोट ज़्यादा नहीं माना जाता है। तो उनके तरफ ये इशारा किया गया कि जिनकी हैसियत महज 1 से 2% है उसको आप मंच दे रहे हैं और जिसकी हैसियत यानी जिसकी परसेंटेज बिहार में 15% ज़्यादा यानी मुस्लिमों की उसको आप अपने मंच पे साझा क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे MIM की तरफ इशारा था। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार आप MIM को अपने पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन पवन खेड़ा का जवाब कुछ ऐसा है कि मानो कि इन सवालों से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी जो हमारी यात्रा है वो वोट चोरी को लेकर है, तो महज अगर इस पर बात की जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर हम बिहार में देखें तो अब जो बिहार के वोटर्स हैं या फिर जो बिहार का एक अल्पसंख्यक जो वोटर है उनको ये लग चुका है और ये एक अहम सवाल होगा या फिर कह ले जो इंडिया अलायंस है उसके बीच भी इन सवालों को लेकर कहीं ना कहीं एक सोच बनी हुई है कि क्या अगर हम MIM को शामिल नहीं किए तो हमारे वोट कट सकते हैं। क्योंकि अगर पूरे हम बिहार की रणनीति की बात करें तो प्रशांत किशोर अलग अपना ताना हुआ है, उन्होंने भी अल्पसंख्यक वोटों पर निशाना साधने की कोशिश की है। चिराग पासवान की बात करें वो भी युद्ध की बात करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस की बात की जाए तो इनके जो वोटर है ये वही वोटर है जो प्रशांत किशोर साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में 1 से 2 दिन पहले एक ऐसा इंटरव्यू देखा गया है जिसमें यादव से पूछा जाता है तो उन्होंने ये कहा कि हम राज्य में तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, केंद्र में भाजपा को वोट देते हैं। अगर हम यादव किस लिए बात करें क्योंकि तेजस्वी यादव ज्यादातर M और Y समीकरण की बात करते हैं। बिहार में कई ऐसी सीट है जहां पे सर्वे में यह पता चला कि अगर किसी यादव को टिकट दिया जाता है तो मुस्लिम वहां पे वोट करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम को टिकट मिले तो यादव वोट नहीं करते। ऐसा हमारा नहीं खुद समीकरण है, खुद वहां की जनता बोलती है। लेकिन 2 से 3 दिन पहले जैसे वीडियो वायरल हुए उसमें यह कहा गया कि यादव जो है राज्य में तो तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं, लोकसभा में मोदी को वोट कर रहे हैं। तो क्या इस बार के 2024 के जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें आरजेडी को खुद यादव वोट नहीं दिया, इसी वजह से बिहार में जो उनकी सीटें हैं कम हुई। लेकिन अभी अगर हम पूरे इस SIR को मुद्दे की बात करें या फिर वोट चोरी का जो मुद्दा गरमाया है उसको लेकर लगातार राहुल गांधी वहां पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो जनता के अहम मुद्दे हैं या फिर जो जनता ये सोच रही है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि MIM को शामिल किया जाए, कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर है वो शायद थर्ड फ्रंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं सभी सवालों के बीच अगर हम देखें अखिलेश यादव की तो आज वो भी बिहार पहुंचे हुए हैं। लेकिन हर नेताओं का बिहार जाना, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि ये कितना कारगर साबित होती है और क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में नहीं बनती है तो इसका कोई खास वजह जो वोटर अभी सवाल कर रहे हैं वो भी होता है या फिर महज की मजाक बन के रह जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिहार को लेकर के इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर बात की जाए NDA की तो NDA भी काफ़ी एक्टिव है। देश के प्रधानमंत्री कई बार वहाँ जा चुके हैं। हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद जब वो हिंदुस्तान वापस लौटे थे तो जब सर्वदलीय बैठक होनी थी उसमें ना जाने के बजाय वो सीधे बिहार गए थे, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा जो उसकी फिक्र होती है वो ये होती है कि हम इस सीट को कैसे पालें, CM की सीट हो या फिर राज्य सरकार हो, चाहे हम गठबंधन के जरिए आएँ लेकिन वहाँ पे हम पहुँचें ज़रूर। लेकिन सबसे अहम चीज़ एक ये भी है कि अभी जो एक
खबर वायरल हो रही है कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी दावा किया है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को टिकट देने के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। मदनी ने सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि शर्मा को टिकट ना दिया जाए क्योंकि वो आरएसएस मानसिकता से ग्रस्त हैं और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा काम कर रहे हैं बीजेपी में जाने के बाद, तो उससे भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो सही बात थी। लेकिन अब कांग्रेस की भी सबसे एक अलग चीज़ ये रही है कि जब वही जो हम बात करते हैं कि जब देश में कुछ हो जाता है उसके बाद हम उस पर चर्चा कर रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आपको ऐसे हिंट मिलते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो भी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी। लेकिन अरशद मदनी ने जो अभी बयान दिया है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स होना है और खुद अब जो बीजेपी के आईटी सेल है मालवी, उन्होंने ये कह दिया कि क्या अब कांग्रेस तय करेगी कि कौन से मौलवी बोल रहे हैं तो किसको टिकट दिया जाए। अरशद मदनी इसलिए भी उन्होंने बयान दिया क्योंकि देखा गया बीच में असम के मुख्यमंत्री लगातार कुछ सालों से ऐसे विवादित बयान देते रहे जो किसी एक खास समुदाय के खिलाफ रहा हो। अरशद मदनी ने यह कहा है कि हमने कुछ साल पहले जब टिकट देने की बात चल रही थी हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो हमने खुद उस पत्र में लिखा था सोनिया गांधी को और हमने ये कहा था कि उनकी जो मानसिकता है वो आरएसएस से प्रेरित है और आप टिकट ना दें। उन्होंने अभी ये बयान इसलिए दिया क्योंकि अभी जो हेमंत बिस्वा शर्मा काम कर रहे हैं वो लगातार ऐसे ही काम कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हो, क्योंकि वो बीजेपी से इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, उन पे जब कई हजार रुपए के भ्रष्टाचार के घोटाले लगे उस वक्त वही बीजेपी उन पे कई तरह के सवाल खड़ी करती थी, लेकिन अब वो खुद बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री है तो अभी वो सारी चीजें दब चुकी है। हालांकि लगातार ये मांग विपक्ष भी करता है और वो सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो अरशद मदनी के बयान के बाद से हेमंत बिस्वा शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि आज अरशद मदनी ने मुझे धमकी दी है और इससे पहले राहुल गांधी ने भी मुझे धमकाया था। मैं मदनी को कहना चाहता हूं कि आप जितना ज़्यादा मुझे धमकाएंगे असम की जनता उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होकर अब मेरा साथ देगी और इसके खिलाफ जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो करेगी। अगर हम असम की बात करें तो हर राज्य में देखा जाए, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पे अवैध जो संरचना है, जो बिल्डिंग है, उसको गिराने की तो काम की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब टारगेट किसी किया जा रहा है और क्या जो घर गिर रही है, जो बुलडोजर चल रही है, वो किसी एक मजहब को देख रहा है या फिर उसकी नीयत सच में अपने राज्य को विकसित करना है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह आपने बोला कि बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं मालवीय, उन्होंने जिस तरह बोला कि अब कांग्रेस पार्टी मौलानाओं से पूछ करके वोट देगी, तो इसी तरह हम भी पूछना चाहते हैं कि आप आरएसएस से पूछ करके अपने कैंडिडेट किस तरह से खड़े करते हैं। आरएसएस की बुनियाद जिनका कनेक्शन आरएसएस से होता है उनको ही आप ऊंचे ऊंचे पद दिलाने की बात क्यों करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।